हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज की थॉट ऑफ द डे है कि कौन कहता है सफलता लक से मिलती है। कौन कहता है सफलता लक से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। कि मंजिल भी झुका करती है। अगर मेहनत में आग होगी तो मंजिल भी आपकी तरफ झुक जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहो, लक के भरोसे मत बैठो। लक के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। जो आप चाहते हो वो मंजिल मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 2 कैंसर पढ़ चुके हैं, लंग कैंसर और स्टोमक कैंसर वगैरह पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर कहाँ, कैसे और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ये इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है कि प्रोस्टेट होती कहाँ है, एग्जैक्ट प्रोस्टेट होती कहाँ है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड है। ग्लैंड ये कहाँ होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, देखो ये ट्यूमर, ये जो गांठ हो गई है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में हो चुकी है। ये जो दिख रही है आपको, ये है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड दिख रही है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद में ये प्रोस्टेट ग्लैंड के इधर से जो ये आ रहा है, ये है आपके ब्लडर। ये वाला क्या है, ब्लडर। और ब्लडर से यूरिन के थ्रू, यूरिन आता है इस यूरेटर के द्वारा बाहर आता है। यूरेथ्रा के द्वारा बाहर आता है। ब्लडर से यूरेथ्रा कनेक्ट है और इससे जो है ब्लडर से यूरेटर कनेक्ट रहते हैं। तो ब्लडर के जस्ट आगे प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। इसके अंदर देखो ऐसे छोटी सी गांठ हो गई है, उसको ट्यूमर, ये कैंसर सेल हो सकती है और अदर सेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कैंसर के बारे में। तो अगर इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई गांठ हो जाए, कैंसर सेल बन जाए, तो प्रोस्टेट कैंसर कहलाती है। और ये पीछे की तरफ रेक्टम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये रेक्टम कहलाता है। रेक्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल वगैरह पास होती है, तो ये स्टूल पास वाला एरिया रेक्टम। और ये यूरिन का इधर से पास होता है। पेनिस है, टेस्टिस है। ठीक है। तो ये मेल के अंदर रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे होती है एग्जैक्ट। तो उसके अंदर ट्यूमर बन जाती है, तो वो प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट सेल का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, प्रोस्टेट कैंसर कहलाती है। तो इसका है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि द मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर इन मेन, इट इज टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। जो मेल पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो क्या होता है, एडिनोमा होता है। क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा होती है, एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के इस ग्लैंड के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाए, ये कैंसर सेल का निर्माण हो जाए, कैंसर सेल का निर्माण हो जाए, तो वो प्रोस्टेट कैंसर कहलाती है। उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर सेल बनती है वो बनती है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा की जो सेल्स है वो मोस्ट कॉमन कैंसर बनती है, एडिनोकार्सिनोमा।
अब इसके सेल, कैंसर सेल के बनने के कारण क्या है, तो इसका जो कारण है मेन, क्या कारण होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है, प्रोस्टेट कैंसर के कॉज क्या है, प्रोस्टेट कैंसर के कॉज क्या है, तो रिस्क फैक्टर क्या है, द कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर इज प्रोस्टेट कैंसर आर फॉलोज, कुछ है। सबसे पहला है एज, सबसे पहला क्या है, एज, जिनकी एज कितनी हो, 50 साल से ज़्यादा हो, 50 साल से ज़्यादा एज वाले जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ओल्ड एज, उनकी लगभग प्रोस्टेट ग्लैंड तो बढ़ती जाती है, लेकिन कभी कभी उसमें ट्यूमर भी हो जाती है, गांठ भी हो जाती है, तो वो प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। इस टाइप का कैंसर क्या कहलाता है, प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। तो ये एज के कारण हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, जैसे 50 ईयर से ज़्यादा होते हैं तो उनमें ज़्यादा चांस होता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। उसके बाद में डाइट, हाई फैटी डाइट जो लेते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, वसा वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं, डाइट में वसा ज़्यादा लेते हैं, फैटी डाइट लेते हैं, उन पेशेंट के अंदर ये प्रोस्टेट कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तीसरा जो कारण है, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर भी एक कारण होता है, अनुवांशिकी, जिनके फादर, ग्रैंडफादर इनमें हो अगर ऐसा टाइप का कैंसर, तो उन्हें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में है हाई लेवल ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में क्या होना, हाई लेवल में रिलीज होना, ये भी इस कारण हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होना, उसके कारण भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उसके बाद में है केमिकल फैक्टर, कुछ केमिकल फैक्टर के कारण भी हो सकता है। तो ये मेन कारण हो गए, इन कारण की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला एज, जो 50 साल से ज़्यादा हो जाते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने का। और दूसरा है हाई फैटी डाइट, जो ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं, ज़्यादा फैट, जब वसा वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं। जैसे फैटी डाइट कौन कौन सी होगी, ज़्यादा मटन वगैरह खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, और कुछ फैट वाली जो चीज़ें खाते रहते हैं, उन्हें ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद में जेनेटिक्स, जिनके फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर या फिर किसी के नाना जी वगैरह को हो, तो उसमें भी पेरेंटल भी जेनेटिक तौर पे पीढ़ी से पीढ़ी आ सकता है इस टाइप की डिजीज़। उसके बाद में कुछ हार्मोनल जो है चेंजेस, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिनका ज़्यादा रिलीज होता है, उन पेशेंटों के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप की डिजीज़ होने का। उसके बाद में केमिकल कुछ होते हैं, केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, केमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, लक्षण। तो कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड स्लोली, ये धीरे धीरे फैलता है, स्लोली फैलता है, स्प्रेड स्लोली, ये स्लोली स्प्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद में appearance when the cancer is advanced stage, the patient is initially asymptomatic। कुछ स्टेज में, एडवांस स्टेज में पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। तो ये धीरे धीरे फैलता है, कभी कभी इस कैंसर के अंदर एडवांस स्टेज में कभी कभी कोई सिम्टम नहीं आते हैं। स्टार्ट में इनिशियली कोई सिम्टम नहीं आते हैं, ठीक है, कैंसर में कोई सिम्टम नहीं आते हैं। उसके बाद में एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक का मतलब हो गया सिम्टम का नहीं आना, ठीक है। एसिम्टोमेटिक का मतलब हो गया सिम्टम का नहीं आना, कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, इसका मतलब होता है एसिम्टोमेटिक्स, ठीक है। कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, इसका मतलब है एसिम्टोमेटिक। कोई भी सिम्टम नहीं रहता मतलब एसिम्टम। सिम्टम दैट अपेयर लेटर आर, कुछ सिम्टम है जो बाद में आते हैं, कुछ सिम्टम जो बाद में आते हैं, तो वो क्या 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 सिम्टम है। तो पहला है यूरिन रिटेंशन, पेशेंट को क्या रहता है, यूरिन रिटेंशन रहता है, पेशेंट को यूरिन रिटेंशन रहता है।
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार में यूरिन आना, ठीक है, बार बार में पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है। अदर सिम्टम्स, ये तो है यूरिन रिटेंशन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। उसके बाद में ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ में खून आना, मतलब पेशाब के साथ में खून आना, पेशाब के साथ खून आना, वो कहलाता है हेमेचूरिया। इसको एक अलग वर्ड बोलते हैं हेमेचूरिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या कहलाता है आपका? हेमेचूरिया कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है, ये हेमेचूरिया कहलाता है। तो यूरिन मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आना क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है। बैक एक एंड हिप पेन, पेशेंट के अंदर बैक एक देखने को मिलेगा और हिप पेन देखने को मिलेगा। कमर दर्द, इसमें बैक एक का मतलब हो गया कमर में दर्द रहना, और हिप पेन, ये जो हिप है वहां पे दर्द रहेगा। लो अमाउंट ऑफ यूरिन, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन कम आना, पेशाब कम आना, ठीक है। पेशाब का क्या होना? पेशाब कम आना। पेशाब का कम आना। ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, लो अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल की जो इंटरकोर्स है वो नहीं कर पाता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। वेट लॉस एंड वीकनेस, वजन क्या होगा? कम होगा, और वीकनेस, कमजोरी आएगी पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर कमजोरी आएगी। वीकनेस मतलब कमजोरी। वजन क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है, वजन कम होगा और कमजोरी आएगी पेशेंट के अंदर। ये कुछ सिम्टम्स है। सबसे पहला यूरिन रिटेंशन देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार में यूरिन लगेगा। अदर सिम्टम में आएगा हेमेचूरिया हो सकता है, ब्लड के साथ में खून आना, यूरिन के साथ में सॉरी खून आना, ब्लड आना, मतलब क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है। बैक एक हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, हिप पेन हो सकता है, हिप्स में पेन होना। लो अमाउंट ऑफ यूरिन, कम मात्रा में यूरिन आना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, वेट लॉस होना, ये सब प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया मतलब होता है जी मचलाना, और वोमिटिंग मीन्स उल्टी, ठीक है, जी मचलाना और उल्टी, और उल्टी। उसके बाद में डायग्नोसिस कैसे करोगे, डिजीज का डायग्नोसिस कैसे करोगे? ये तो कुछ सिम्टम हो गए, ये है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हो? तो डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे कर सकते हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, यूएसजी, और मैनुअल एग्जामिनेशन होता है। रेक्टम से एग्जामिनेशन करना, रेक्टम से एग्जामिनेशन करना। और क्या हो सकता है? यूएसजी हो गया, और ये कुछ टेस्ट है इसके द्वारा कर सकते हैं, ये हो गया, इसके द्वारा हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और इनमें आप रेक्टम के द्वारा एग्जामिनेशन करके बायोप्सी का भी हो सकता है, बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं आप? बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। कौन सी? ट्रांसरेक्टल बायोप्सी कर सकते हैं, ट्रांसरेक्टल बायोप्सी कर सकते हैं। ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड प्रोब है, ये यूएसजी की प्रोब है, इसके द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ से
और यहाँ से देख के फिर इसकी बायोप्सी कर सकते हैं। ये ब्लडर है, ठीक है, और ये आपका पेनिस जिसके द्वारा यूरिन पास होता है यूरेथ्रा के द्वारा, और टेस्टिस है, और ये निडल, इसके साथ में एक निडल आती है, ठीक है, इसके साथ में एक ऐसे निडल आती है जिसके द्वारा हम बायोप्सी ले सकते हैं। ये रेक्टम है, तो ऐसे डायग्नोसिस कर सकते हो। इसके बाद में रेक्टल एग्जामिनेशन हार्ड, जो अभी मैंने बताया था, रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके अंदर हार्ड पी साइज ऑफ फीलिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जब रेक्टम का एग्जामिनेशन करेंगे, मलाशय का एग्जामिनेशन करेंगे, तो वहाँ से फील होगा हार्ड, और पी साइज का फीलिंग आएगी। पी साइज है उसकी फीलिंग आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो वो एक सिम्टम हो सकता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है, PSA, एक टेस्ट होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। उसका लेवल जो है इंक्रीज मिलेगा अगर 10 mg पर ml से अगर इंक्रीज मिलता है तो वो PSA का लेवल 10 mg पर ml से ज़्यादा मिलता है तो प्रोस्टेट कैंसर की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उससे पता लगाया जा सकता है PSA लेवल से बाय ट्रांसरेक्टल नीडल बायोप्सी। जो ऊपर डायग्राम में बताया था मैंने, वो ट्रांसरेक्टल नीडल बायोप्सी है, ठीक है। जो ऊपर वाला डायग्राम बताया था, जो ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो ट्रांसरेक्टल बायोप्सी है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं ट्रांसरेक्टल बायोप्सी। रेक्टम के थ्रू एक अल्ट्रासाउंड डालते हैं और उससे एक निडल प्रिक करके उसकी बायोप्सी करते हैं। उसके द्वारा हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी सेल्स है। तो रेक्टम के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, रेक्टम के द्वारा एक नीडल डालते हैं और उस नीडल से एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल को टेस्ट करते हैं। उस सैंपल के द्वारा हम पता लगा देते हैं कैंसर है कि नहीं है, कौन सा कैंसर है, गांठ कौन सी है। ट्रांस रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, एक होता है TURP, ये तो सर्जरी है। TURP एक सर्जरी होती है, ठीक है। तो ट्रांस रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट उसको कहते हैं TURP। TURP की फुल फॉर्म हो गई, TURP की फुल फॉर्म है ट्रांस रेक्टल रिसेक्शनल ऑफ द प्रोस्टेट, TURP, ट्रांसरेक्टल ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, इसको बोलते हैं TURP। इसके अंदर क्या होते हैं, रेक्टोस्कोप होता है। ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टोस्कोप। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके रेक्टोस्कोप, इसको रेक्टोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम पेनिस के थ्रू क्या करते हैं, ये रेक्टोस्कोप को डालते हैं, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड को डायलेट करता है, और जो एक्स्ट्रा टिश्यू रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, जो एक्स्ट्रा टिश्यू रहते हैं, टिश्यू प्रोस्टेट ग्लैंड के, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इस सर्जरी के द्वारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके अंदर ये सर्जरी की जाती है, ठीक है। इसको बड़ा करके बताता हूँ मैं। देखो ये रेक्टोस्कोप है, इसमें प्रोस्टेट टिश्यू को रिमूव किया जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
जो प्रोस्टेट ग्लैंड है देखो एकदम छोटी से हो गया, रास्ता अगर बंद हो गया है तो इसको ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट TURP कहते हैं। और इसके द्वारा ये ऐसे रेक्टोस्कोप डाला जाता है और इसमें जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट में देते हैं हार्मोनल थेरेपी देते हैं। हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, हार्मोन की थेरेपी दी जाती है, हार्मोनल थेरेपी। उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पेशेंट को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन दिया जाता है जो कि लेप्रोटाइड एसीटेट के नाम से आता है। ठीक है, ये हार्मोन दिया जाता है पेशेंट को, तो लेप्रोटाइड एसीटेट के नाम से आता है। क्या नाम से आता है, लेप्रोटाइड एसीटेट। ठीक है, उसके बाद में फ्लूटामाइड दे देते हैं जो कि विलेक्सिन नाम से आता है, विलेक्सिन नाम से आता है, वो दे सकते हैं। उसके बाद में ग्लोसेरेलिन एसीटेट जो कि जोलेडेक्स नाम से आता है, वो दे सकते हैं। ठीक है, जोलेडेक्स नाम से आता है, उसे दे सकते हैं। उसके बाद में जो सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी क्या कर सकते हैं, तो रेक्टल प्रोस्टेडेक्टोमी कर सकते हैं। रेक्टम के द्वारा प्रोस्टेट को काट कर बाहर निकाला जा सकता है, रेक्टल प्रोस्टेडेक्टोमी किया जाता है। सर्जरी इज रिमूव ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द रेक्टम। और सेमी वेसिकल्स आर रिमूव, सेमी वेसिकल्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है रेक्टल प्रोस्टेडेक्टोमी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके रेडिएशन थेरेपी, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जिसमें केमिकल ड्रग्स दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है, और इसमें विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोनों कैंसर को, कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए दिया जाता है, किल करने के लिए दिया जाता है, कैंसर सेल को किल करने के लिए दिया जाता है दोनों ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्रायो सर्जरी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की क्रायो सर्जरी करके भी रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेस है, पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेस है उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करना चाहिए। पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करना चाहिए। उसके बाद में हेल्प द पेशेंट टू एडेप्टिव, द नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू एडेप्टिव ऑफ द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, उसको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए, एडेप्टिव टाइप का हॉस्पिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। लिसन केयरफुली टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड सॉल्व, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको क्या है, केयरफुली सुनना चाहिए। लिसन प्रॉपरली, लिसन केयरफुली, अच्छे से सुनना चाहिए पेशेंट की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट्स एंड सॉल्व देम, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट शुड बी अलाउड टू द मीट्स, पेशेंट के जो रिलेटिव है उसको मिलने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। पेशेंट के जो रिलेटिव है, रिलेटिव को मिलने के लिए आने देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए। डिस्कस द ओपनली अबाउट द पेशेंट्स फ्यूचर लाइफ, स्पेशली अबाउट द सेक्सुअल लाइफ, उसको सेक्सुअल लाइफ के बारे में ओपनली बताना चाहिए, फ्यूचर लाइफ के बारे में ओपनली बता देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नर्स शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड टाइप ऑफ सर्जरी, नर्स को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को एक्सप्लेन करना है किस टाइप की सर्जरी कर रहे हो, किस टाइप की सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव करना है और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है वो भी इसको बताने हैं, नर्स को उसके कॉन्सिक्वेंस और सर्जरी के बारे में बताना है। सॉल्यूशन टू द पेशेंट डाउट्स, अगर पेशेंट को कोई डाउट्स है इस सर्जरी के बारे में, कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो उसके डाउट दूर करना चाहिए अबाउट द कंडीशंस ऑफ द कैंसर एंड इफेक्टिव ऑफ सर्जरी, कैंसर की कंडीशन के बारे में और सर्जरी के बारे में कोई भी डाउट है तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है,
उसका क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए। प्रिवेंटिव इन्फेक्शन, अब दूसरा है प्रिवेंटिव इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें है पहला, जनरली ड्रेसिंग चेंज शुड बी डन 1 डे आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 1 दिन बाद में ड्रेसिंग वगैरह चेंज करते रहना है, तो इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। फुल एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, स्टाइल इंस्ट्रूमेंट वगैरह और एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके ड्रेसिंग वगैरह करनी है, तभी इन्फेक्शन नहीं होगा। वाइल चेंजिंग द ड्रेसिंग ड्यू टू हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन शुड बी एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब ड्रेसिंग चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इन्फेक्शन हो सके, इसलिए आपको एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपको अवॉइड इन्फेक्शन यूज टू रेक्टल थर्मामीटर, रेक्टल ट्यूब एंड रेक्टल एनिमा भी अवॉइड। पेशेंट को इन्फेक्शन से बचने के लिए रेक्टल थर्मामीटर का यूज नहीं करना है, रेक्टल सर्जरी हो रखी है तो रेक्टल थर्मामीटर का नहीं यूज कर सकते, आप एक्जिला से टेम्परेचर चेक कर सकते हो। उसके बाद में रेक्टल ट्यूब नहीं डालनी है पेशेंट को, ठीक है, रेक्टल ट्यूब नहीं डालनी है, और क्या नहीं डालना है, एनिमा नहीं डालना है। एनिमा रेक्टम के द्वारा दी जाने वाली मेडिसिन यानी सॉफ्ट वाटर एनिमा, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करने के लिए दिए जाते हैं, इस टाइप के एनिमा वगैरह भी नहीं डालने, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका द पेरिनियल सूचर शुड बी केयर्ड फॉर रेगुलरली। पेरिनियल सूचर है, उनकी केयर करनी है रेगुलरली। जो पेरिनियल सूचर, अगर बाय रेक्टम वगैरह में सूचर लगाए हैं, टाँके लगाए हैं, तो उनकी केयर करनी है रेगुलरली। एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द सूचर साइड, अगर सूचर साइड में जहाँ पे टाँके लगाए हैं वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है वहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। सच एज स्किन कलर चेंजेस हो रहा है, मतलब उसकी त्वचा का कलर अगर चेंज हो रहा है, त्वचा का रंग, ठीक है। उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से खून बह रहा है, वहां से खून का बहना, एंड अमाउंट ऑफ द पस, अगर वहां पे कोई पस वगैरह इकट्ठी हो रही है तो नोट करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर पेशेंट के सूचर जहाँ पे लगाए हैं पेरिनियल एरिया में, सबसे पहले वहाँ की अच्छे से केयर करनी है, रेगुलरली केयर करनी है। वहाँ की साइड को देखना है, कलर चेंजेस वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, और वहाँ पे पस वगैरह तो नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करे तुरंत। द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू टेक रेगुलर साइड बाथ, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो साइड बाथ ले, ठीक है, रेगुलर बाथ ले। नोट द कलर ऑफ द फ्लूइड, साइन ऑफ ब्लीडिंग ETC ड्यूरिंग ब्लडर इरिगेशन शुड बी इन्फॉर्म द डॉक्टर। अगर पेशेंट का जो फ्लूइड का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो लिक्विड निकल रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, और ब्लीडिंग के कोई साइन है, खून बहने के, रक्तस्राव के कोई सिम्टम्स हैं, तो आपको ब्लडर इरिगेशन के टाइम अगर ये कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। जो डॉक्टर है उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रिवेंट ब्लीडिंग, अब ब्लीडिंग को बचाने के लिए क्या करो, प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए पॉसिबिलिटी टू ऑफ ब्लीडिंग इज हाईएस्ट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद में ही ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग के चांस कहाँ रहते हैं, जब सर्जरी हो जाए, तो उसके हाईएस्ट चांसेस कहाँ रहते हैं, सर्जरी होने के बाद में ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द पेशेंट में बी हाइपोवोलेमिक, इसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जा सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोवोलिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए आपको ब्लीडिंग वगैरह को ज़्यादा ध्यान देना है। मे बी टू अवॉइड शॉक, और इसके कारण आप शॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ब्लडर इरिगेशन शुड बी कंटिन्यू असेस, और ब्लडर इरिगेशन करते हो तो भी उसको कंटिन्यू असेस करते रहना चाहिए, ठीक है।
कंटिन्यू असेस करते रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन कैन बी कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ब्लीडिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन, अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं से और क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का है कारण हो रहा है ये इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। हेंस टू अवॉइड दिस द कलर ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड शुड बी नॉट, ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और फ्लूइड इरिगेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी डन, वाइटल साइंस, पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, वाइटल साइंस चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, वाइटल साइंस चेक करते रहना चाहिए, टीपीआर बीपी चेक करते रहना, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, मेडिकेशन देती रहनी चाहिए, आईवी फ्लूइड अच्छे से देना चाहिए, आरएल, एनएस, डीएनएस जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है आईवी फ्लूइड देने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड कम हो गया है तो बीटी दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं बीटी सेट से। अमाउंट ऑफ द शुड बी रिकॉर्डेड, और कितनी अमाउंट में दे रहे हैं वो रिकॉर्ड करना चाहिए। इनपुट आउटपुट जो चार्ट है वो मेंटेन करना चाहिए, कितना पानी पिया कितना लिया उस चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रिपेयर फॉर द 24 आवर, 24 आवर्स का 24 घंटे का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो जाए तो उसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर किसी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मोस्टली जो कैंसर होता है वो कैसा होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है। प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क रहते हैं वो ज़्यादा एज वालों को, डाइटरी फैटी डाइट जो खाते हैं उन्हें, जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, और जिनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हाई लेवल पे रिलीज होते हो केमिकल फैक्टर भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे, तो स्टार्ट में एसिम्प्टोमेटिक रहता है लेकिन बाद में यूरिनरी रिटेंशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, हिमेचूरिया और ओलिगोयूरिया, बैक पेन, हिप पेन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वेट लॉस, वीकनेस जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। नोजिया, वॉमिटिंग भी देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पीएसए चेक कर सकते हैं, पीएसए लेवल 10 mg से ज़्यादा है तो, और क्या कर सकते हैं, ट्रांस रेक्टल निडल बायोप्सी कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट करके द्वारा पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, हार्मोनल थेरेपी देनी है, और क्या करना है, रेक्टल प्रोस्टेक्टोटोमी कर सकते हैं, रेक्टम के द्वारा प्रोस्टेट को निकाल सकते हैं, और रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, क्रायोथेरेपी, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। मैनेजमेंट अलग अलग बताया, मेंटल स्ट्रेस को कम करना, इन्फेक्शन को कम करना, ब्लीडिंग को कम करना। मेन 3 सिम्टम है। उसके अंदर पहले पेशेंट को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्टेबल रखना है, फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह के नहीं होने देना है, उसको जो एसेप्टिक टेक्निक द्वारा से ड्रेसिंग वगैरह करनी है, पेशेंट को कम से कम इन्फेक्शन होना चाहिए। ब्लीडिंग का मोस्टली ध्यान रखना है, अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसे रोकना है, इन्फॉर्म करना है, और कंटिन्यू इरिगेशन करते रहना है। तो ये चीज़ें आपको मोस्टली इसके अंदर ध्यान रखनी होती है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।